Assalamu alaikum dear viewers. Today we'll talk about naturalism. You know that the naturalism is one of the literary movements. इसका तल्लक जो है वो रियलिज़म के साथ भी है। रियलिज़म के साथ इसका क्या तल्लक है, रियलिज़म से ये किस हद तक और कैसे मुख्तलिफ हैं, और लिटरेचर के अंदर लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से ऐसे जिनके अंदर हम नेचुरलिज़म फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। First of all, we'll see the background or the origin of naturalism. Naturalism is a literary genre that started as a movement in late 19th century in literature, film, theatre and art. It is a type of extreme realism. This movement suggested roles of family, social conditions and environment in shaping human character. Thus, naturalistic writer writes stories based on the idea that environment determines and governs human character. So ये नेचुरलिज्म जो है लिटरेरी जॉनरा जो बाद में लेट 19th सेंचुरी में लिटरेचर में एक मूवमेंट के तौर पर आती है। इसके अलावा लिटरेचर के साथ साथ वह फिल्म, थिएटर और आर्ट जो उसमें आती है, ये एक्सट्रीम रियलिज्म भी इसको कहा गया है। इसमें जो ये जो मूवमेंट है उसमें जो रोल है फैमिली, सोशल कंडीशन, एनवायरनमेंट जो है वो किस हद तक और कैसे एक ह्यूमन कैरेक्टर की उसको शेप करने में उनका मुदखला ये देखा गया है। इसके अलावा ये है कि नेचुरलिस्टिक राइटर जो हैं वो जो स्टोरीज़ लिखती हैं वो किस आइडिया पर बेस करती होती हैं, वो इस आइडिया पर बेस करती होती हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो डिटर्मिन करता है या गवर्न करता है ह्यूमन कैरेक्टर। यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो किस हद तक किसी कैरेक्टर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं, उसके किरदार को किस तरह से असरअंदाज उसके ऊपर होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। We also see use of some of the scientific principles in naturalistic works and humans struggling for survival in hostile and alien society. In fact, naturalism took its cue from Darwin's theory of evolution, which holds that life is like a struggle and only the fittest survive. Both naturalism and realism are literary genres and interlinked. However, there are some differences between them. So ये है कि इसको नेचुरलिज्म को थोड़ा सा डार्विन की थियरी जो है एवोल्यूशन की उसके साथ भी जोड़ा गया है। एक्चुअली ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो इंसान या कैरेक्टर जो हैं उनके ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, और जो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में सरवाइव करते हैं वही फिटेस्ट होते हैं। और ये जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, लेकिन उनमें डिफरेंसेस भी हैं जो कि हम आगे जाके देखते हैं। नेचुरलिज्म लिटरेचर में कब कैसे आई? Naturalistic works expose the dark harshness of life, including poverty, racism, violence, prejudice, disease, corruption, prostitution, and filth. As a result, naturalistic writers were frequently criticized by focusing too much on human vice and misery. तो वो कहते हैं कि ये जो सिनेरियो है जिसकी बुनियाद पर जो है कैरेक्टर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं, तो उनको हम इसमें देख सकते हैं। अब ये देखें कि एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पर आपके पास जो सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, ये इकनॉमिक कंडीशंस में पॉवर्टी आती है, इसी तरह से रेसिज्म है, प्रेजुडिस है या करप्शन है, डिसीज़ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती होती हैं। और एक एनवायरनमेंट के अंदर, सर्टन सिचुएशन के अंदर एक कैरेक्टर कैसा बिहेव करता है, यही वो चीज़ है जो नेचुरलिस्ट डील करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म: द प्रेजेंट इज़ द रियल लाइफ, मैन शुड ट्राई टू मेक दिस लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल, रियलिटी कैन बी ट्रूली एनालाइज्ड बाय नेचुरल साइंस, यूनिवर्स इज़ ह्यूज मशीन, मैन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मशीन। सो प्रिंसिपल जो हैं वो नेचुरलिज्म के क्या हैं कि इंसान जो है वो ओवरऑल जो यूनिवर्स है उसके
अंदर उसका पार्ट जो है बनकर वो रहता है। सारी यूनिवर्स जो वो एक मशीन है और ये इंसान उसका एक पार्ट है। स्ट्रेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, man is the highest creature or animal according to his nature. So the essence of his life is animal instinct and not spirituality. Education in accordance with the nature of a child, unchanging laws of nature explains all the events and occurrences of the world. Human nature है उसको उसके ऊपर जो है एजुकेशन का किस हद तक असर होता है वो हम देख सकते हैं। एजुकेशन से मतलब वो है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर यानी फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो अपना फैक्टर के तौर पर उस पर अफेक्ट करती है। और नेचर जो है वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हैं या occurrences हैं, उनके अंदर इंसान की जो नेचर है वो चेंज होती है या अनचेंज रहती है। ये सारी चीज़ें नेचुरलिज्म डील करती है। Here is the list of general features of naturalism: misery, corruption, prostitution, disease, vice, racism, violence, detachment, determinism, free will, and lastly the character driven. ये ऊपर वाली सारी बातें हम इससे पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये सारे के सारे जो है ना एज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो है इंडिविजुअल्स की लाइफ में इनका अमल दखल होता है। और बाकी ये जो थर्ड लास्ट है डिटर्मिनिज्म और फ्री विल, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और फ्री विल के ऑपोजिट है डिटर्मिनिज्म। यानी फ्री विल में ये है कि यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट। डिटर्मिनिज्म ये है कि वो आप जो कुछ करना चाहते हैं वो भी एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना समथिंग इज डिटर्मिन्ड ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑन द पार्ट ऑफ वी ह्यूमंस टू डू। तो वो जो कुछ है वो हम कर सकते हैं। जैसे गलतियाँ करना हमारा जो है वो खासा है, इसी तरह से और भी कुछ जो चीज़ें जो हम एक हद तक ही रह कर सकते हैं उस हद से आगे नहीं जा सकते। फिर ये है कि ये जो नेचुरलिस्ट वर्क होते हैं वो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, उसमें कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि स्टोरी। नेचुरलिज्म और रियलिज्म दोनों जो है ना उनका आपस में क्या तल्लुक़ है यहाँ पे वो देखते हैं। नेचुरलिज्म इज़ ब्रांच ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म इज़ द ऑफशूट ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म इज़ द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ रियलिज्म, नेचुरलिज्म इज़ द रिफाइंड फॉर्म ऑफ रियलिज्म। सो ये सारी जो है ना वो तकरीबन एक ही चीज़ का हमें सेंस देती हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो उसकी रियलिज्म की ब्रांच है या उसकी एब्सोल्यूट या रिफाइंड फॉर्म है। थीम देखते हैं कि नेचुरलिज्म की थीम कौन कौन सी है। पहले नंबर पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल से मतलब यहाँ पे ये है कि जो ह्यूमन नेचर है ये इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको सोसाइटी के अंदर रख कर या एनवायरनमेंट के अंदर रख कर सर्टन सिचुएशन में उनको स्टडी किया जाता है। नेचुरलिस्ट उनको एक ख़ास सिचुएशन से पास थ्रू करवाता है और फिर उसके बाद उनको साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है। साइंटिफिकली स्टडी करने से मतलब ये होता है कि उनका साइकोलॉजिकल जो है वो पर्सपेक्टिव उन कैरेक्टर्स का देखा जाता है कि वो क्या किस सिचुएशन में क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या सेंटिमेंट्स हैं और क्या वो अपनी लाइफ में किस किस्म की ख्वाहिशात रखते होते हैं, पालते होते हैं। फिर ये है कि ऑर्डिनरी पीपल इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। तो ये चूँकि नेचुरलिज्म जो है वो रिफाइंड फॉर्म है रियलिज्म की, तो रियलिज्म के अंदर हमने ये देखा कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के होते हैं, मतलब वो वर्किंग या लेबर क्लास से तल्लुक़ रखने वाले लोग ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। लेकिन हम उन्हीं लोगों को देखते हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जब हमें नज़र आते हैं तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जो नेचुरलिस्ट वर्क हैं उनके अंदर जो ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स या ऑर्डिनरी पीपल हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से पास थ्रू होते हैं हमें नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिटरेरी एग्जांपल दूं तो उसमें नेकलेस भी ये लेवल पे एक शॉर्ट स्टोरी है। उसमें मैटिल्डा नामी कैरेक्टर जो कि एक क्लैरिकल सॉर्ट ऑफ जॉब करने वाले की वाइफ होती है, तो वो एक नेकलेस लेती है और उसके बाद गुम कर बैठती है
और उसको असल समझते हुए वो वैसा ही ख़रीद कर वापस अपनी फ्रेंड को करती है। और सालों बाद उसको जब पता चलता है कि वो जो नेकलेस था दैट वाज एन आर्टिफिशियल वन, वो तो नकली होता है। और फिर उसके बाद जब वही उसकी सहेली उसको बताती है तो उस वक्त तक उसकी जवानी ढल चुकी होती है, उसके चेहरे पर बुढ़ापे और परेशानी की झुर्रियाँ जो हैं वो उसके आसार नज़र आ रहे होते हैं। तो वो एक ऑर्डनरी कैरेक्टर होने के साथ साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से पास थ्रू होती है। इस तरह से ये थीम नेचुरलिस्टिक वर्क्स के अंदर हमें मिलता है। अगर हमें स्टाइलिस्टिक फीचर्स देखें नेचुरलिस्टिक वर्क्स की, तो सबसे पहले हमें उसमें सिंबलिज्म मिलता है। सिंबलिज्म जो है वो आपको पता है कि सिंबल्स को जब राइटर्स यूज़ करते हैं तो उसे कोई ना कोई मानी मैसेज कन्वे करने के लिए वो उसको यूज़ करते हैं। सो सिंबल्स हैव बीन यूज्ड बाय द नेचुरलिस्ट राइटर्स इन देयर वर्क्स। देन सेकंड स्टाइलिस्टिक फीचर्स में अगर आप देखें तो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सेटिंग, डिटेल्स ऑफ सेटिंग, बैकग्राउंड, इमोशंस एंड अपीयरेंसेस। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल्स जो हैं वो हमें उसमें नज़र आती हैं, वो समटाइम सेटिंग के हवाले से होती हैं। सेटिंग से मतलब टाइम एंड प्लेस के हवाले से। बैकग्राउंड जो है वो किसी स्टोरी का या किसी कैरेक्टर का जो हो सकता है, इमोशंस का लेवल हो सकता है, या फिजिकल अपीयरेंसेस जो हैं उसके बारे में हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटेल जो नज़र आती है वो भी इसी का हिस्सा होती हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ओवरकोट जो कि गुलाम अब्बास की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है, और उसमें हम ये देखते हैं कि वो उसका नेचुरलिस्टिक एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, क्या उसमें नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। पहले हम उसका स्टोरी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय गुलाम अब्बास. Ghulam Abbas was born in 1909. He got associated with the radio and also worked for the BBC in London for several years. He died of heart attack in November 1982. His story, Overcoat, is about a young man who conceals his poverty by dint of his overcoat. By wearing his overcoat, he seems to be a respectable young man going out on mall on Saturday evening. But when he is crushed by a truck and died in the hospital, the doctor and the nurses came to know what a destitute he was. ये स्टोरी जो है ना एक यंग मैन की जो ओवरकोट पहने फिर रहा होता है और फिर वो कैसे मूव कर रहा होता है, कहाँ कहाँ से वो गुजरता है, तो फिर उसके पास उसकी जो है ना वो डेथ कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। अब देखते हैं जी इसका एनालिसिस कैसे है। एनालिसिस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्टोरी जो है ना वो मुख्तसर बता दूं कि वो ओवरकोट पहन कर जाता है, मार्केट में से गुजरता है, वो बाज़ार की मुख्तलिफ दुकानों में जाता है, मुख्तलिफ दुकानों में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ें देखता है। पान वाले से वो सिगरेट जो है ना वो जलाने के लिए उसे माचिस भी मांगता है। और फिर आगे वो चहलकदमी कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक कपल मिलता है। कपल के पीछे पीछे वो रोड क्रॉस करते हुए ट्रक को की हिट उसको लगती है, ज़ख्मी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ वो कपड़े उसके ओवरकोट वगैरह उतारते हैं तो अंदर से उसकी गुर्बत जो है ना वो वाज़ेह होती है कि बनियान जगह जगह से फटी हुई होती है, एड़ियों से उसकी जुराबें फटी हुई होती हैं। और उसके ग्लोबन जो होता है ओवरकोट के यानी गले के इर्द गिर्द जो रुमाल होता है उससे नीचे कुछ होता ही नहीं, कोई शर्ट वगैरह कोई कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो इसका एनालिसिस करते हैं जी साइंटिफिक वे। क्या राइटर हैज रिटन दिस स्टोरी इन अ साइंटिफिक वे बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स कीनली. This story shows how a well-off man is respected by everyone. Well-off man से यहाँ पे मतलब क्या कि वो जो कैरेक्टर है उसने वो कोट पहना और उसके बाद वो वेल ऑफ लग रहा है और वो उसी तरह से रिस्पेक्टफुल वे में वहाँ इर्द गिर्द जो है मूव करता हुआ नज़र आता है। और उस कैरेक्टर को उसने जिस तरह से डील किया है वो भी देखने के काबिल है। और अल्टीमेटली हमें उसकी गुर्बत का भी पता लग जाता है कि वो बेसिकली अपेयरेंस उसकी और रियलिटी में वो कुछ और है। अच्छा, कैरेक्टर ड्रिवन कैसे है कि दिस स्टोरी इज़ अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी. वाई? बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड वन कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. और वो कैरेक्टर कौन है? वो वाला कैरेक्टर है कि जिसने वो कोट पहना हुआ होता है.
फर्दर आप देखें तो हम इसमें से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी। एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी, पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ मैन wearing overcoat is obvious, like as to the socks in color and pattern the one was quite different from the other। वो कहते हैं मिजरी और पॉवर्टी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से देखी जा सकती है जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती है, क्योंकि उसकी जुराबें जो है ना वो भी फटी होती हैं और फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होती हैं। डिटैचमेंट, एवरीवन वाज इन फॉर्म ऑफ कपल्स एंड ग्रुप्स बट यंग मैन वाज ऑल अलोन। तो सारी सोसाइटी जो है ना इसमें अगर आप देखो तो सोसाइटी उसके साथ अटैच नहीं है, मतलब वो डिटैच्ड है और वो अपने आप को भी दूसरों से डिटैच्ड फील करता है। बाकी सारे कपल्स में होते हैं बट ही इज़ ऑल अलोन। फ्री विल, all the facts of young man, all the acts of young man, like when he goes from one shop to another, was his free will। वो अपनी फ्री विल की को यूज़ करते हुए एक से दूसरी जगह वो मूव कर रहा होता है। डिटर्मिनिज्म क्या है कि हिज एक्सीडेंट एंड हिज डेथ वाज पार्ट ऑफ हिज डिटर्मिनिज्म एंड देयर इज नो रोल ऑफ हिज फ्री विल बट इट वाज टोटली बाय गॉड। डिटर्मिनिज्म यूँ समझ लो कि वो फेट है और फ्री विल जो है ना वो आपको जो आज़ादी मिली होती है वो है। ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ टू डाई। सेल्फिशनेस देखें, the drivers at the truck had heard a strike and had eventually for a moment slowed down, but realizing that something serious had happened, he had taken advantage of the darkness and had sped away into the night। कि वो जो है उसको सेल्फिशनेस का आलम यह है कि उसको हिट करके उसको पता भी लगता है कि चीख आई है, लेकिन फिर भी वो वहाँ उसको छोड़ते हुए अंधेरे का रात का फ़ायदा उठाते हुए भाग जाता है। कंक्लूजन क्या है कि द स्टोरी ओवरकोट इज रिटन बाय गुलाम अब्बास, हु इज पाकिस्तानी राइटर। हिज स्टाइल इज वेरी फ्लुएंट एंड सिंपल। His tone is ironic and humorous. He depicts the miseries of Pakistani society in a very entertaining and curious way. According to nationalistic movement, characters of this story are dealing with the features of misery, poverty, racism, detachment, free will and determinism। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनमें से हमें कुछ फीचर्स जो हैं वो स्टोरी में मिलती हैं और जो नेचुरलिज्म है वो रियलिज्म की ही ब्रांच है और जो उसकी रिफाइंड फॉर्म है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो नीचे आप टेक्स्ट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें और फर्दर ये कि क्वेश्चन आप लाजमी किया करें, हम उसका आंसर वहाँ पे भी देंगे। और अगर आपको और भी कोई चीज़ नेक्स्ट आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बना के लोड करें तो उसमें आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।